गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। गुड मॉर्निंग हिमाचल। आदित्य पंडित जी स्वागत है आपका। दीक्षित ठाकुर जी नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? विशाल भारद्वाज जी, ऋचा राठौर, सुदेश भाटिया, अनुराग बालिया, मनदीप बनियाल, अमना खातून, सरला शास्त्री जी नमस्कार, राजपूत सुबीर पठानिया जी, मंजू संजीव कौशल जी, शिवा शर्मा जी, साई हिमाचली ठाकुर जी, मेहर सिंह जी, रवि धीमान जी, आशु अशोक ठाकुर जी, कौलदास जी, संदीप कुमार प्राशर जी नमस्ते, सुरेंद्र कटोच जी नमस्ते, रामलाल शर्मा जी, खूबराम ठाकुर जी, साजन जी, ऋषि मल्होत्रा जी, सीमा राणा जी, रोहित डोगरा जी नमस्ते, नरेश कुमार जी नमस्कार, प्रोमला शिवा राठौर नमस्ते जी, डोगरा राकेश जी नमस्ते, कुलदीप कुमार जी नमस्कार, अंकुश चौधरी जी कैसे हैं आप, विकी दीवान विकी हाउ आर यू, सुमित भारद्वाज जी नमस्ते, एट पुन जी, पुन एट या एट पुन, खेमराज जी, बलवीर जी, राजू कश्यप कुल्लू जी, महेशिंद्र जसवाल जी, पुरुषोत्तम चौधरी, अजय सैनी, डिम्पल पंडित, अंकुश शर्मा, रजनी सरोज, सुषमा इंदर हिमालवी, विवेक कुमार जी, पंकज शर्मा जी कैसे हैं आप सब लोग, देवेंद्र कश्यप जी नमस्ते, विकी डोगरा जी नमस्कार, नरेंद्र चौहान जी गुड मॉर्निंग, सोनिया शर्मा जी वेलकम, सबका स्वागत है। नाइदा वांगमो आपका भी स्वागत है, विपिन अत्री जी आपका भी, आशीष कौंडल जी आपका भी स्वागत है, राजेश गुप्ता जी स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों का। मैं संजीव शर्मा हूं, आप हमारा गुड मॉर्निंग बुलेटिन देख रहे हैं। रोज की तरह हम आपको जो है इस समय दिन भर की जो खबरों का अगला विंडो होता है वो दिखाते हैं और रात देर रात अगर कोई घटना हुई हो तो उससे परिचित कराते हैं। आज लंबे अरसे बाद जो है सुकून की कुछ खबरें हमारे पास आई हैं। देश और प्रदेश में लगातार कोविड का कहर कम होता जा रहा है, यानी जो दूसरी लहर थी वो अब जो है कुंद पड़ती जा रही है। और अगर देश की बात करें तो पिछले 24 घंटे में, यानी जो शनिवार को 24 घंटे खत्म हुए, उसमें 1,14,415 नए पॉजिटिव आए हैं और यह पिछले 2 महीने के बाद सबसे कम आंकड़ा है। 61 दिन के बाद जो है, टू बी एग्जैक्ट 61 दिन के बाद सबसे कम पॉजिटिव आए हैं एक दिन में। इससे पहले 5 अप्रैल को 96,573 केस आए थे 5 अप्रैल को, तो हालांकि उससे ये थोड़ा ज्यादा है, 18,000 के आसपास ज्यादा है, लेकिन फिर भी 61 दिनों के बाद सबसे कम है, क्योंकि 5 अप्रैल के बाद 6 अप्रैल को जो था वो 1,15,000 लोग जो है वो पॉजिटिव आए थे। तो 1,14,415 पॉजिटिव आए, 61 दिनों के बाद ये सबसे कम आंकड़ा है। और वहीं पिछले 24 घंटों में 2,681 मरीजों की मौत हुई है। ये आंकड़ा लगातार नीचे आ रहा है, 2,681 की मौत हुई है। पिछले कल जो है 2,700 से ज्यादा था ये आंकड़ा, तो 2,681 मरीजों की मौत हुई है। ये आंकड़ा भी लगातार घट रहा है और 1,89,089 1,89,089 लोग जो हैं वो रिकवर हुए हैं एज पर पॉलिसी। और ये भी आंकड़ा जो है गैप जो है 70,402 का बनता है एक्टिव केसेस में। और ये जो है पिछले 10 दिन की अगर हम बात करें तो पिछले 10 दिन की जो स्थिति है वो ये है कि एक्टिव केसेस में लगभग 9.5 लाख का जो है गिरावट आई है, एक्टिव केसेस में कम हुए हैं, जो अच्छी बात है। 9,42,424 लोगों की जो है रिकॉर्ड संख्या में कमी आई है। 9,42,424 केस कम हुए हैं, जो कि 10 दिन का रिकॉर्ड है। और 14 अप्रैल के बाद पहली बार हमारा जो एक्टिव केसेस का आंकड़ा है वो 15 लाख से नीचे आ गया है। हमारा ये आंकड़ा जो है वो 37 लाख क्रॉस कर गया था और अब ये 15 लाख से नीचे आ गया है। इस समय देश में पिछले 24 घंटे में जो केस आए 1,14,000, 24 घंटे में ठीक हुए 1,89,089 और बीते 24 घंटे में कुल मौत हुई है 2,681। अब तक कुल संक्रमित हो चुके हैं 2,88,00,000, रिकवर हो चुके हैं 2,69,00,000, मौतें हुई हैं 3,46,000 और केसेज हमारे पास रह गए 14,73,000। ये पूरे देश का आंकड़ा है। और इसमें खास तौर से मैं उल्लेख करना चाहूंगा दिल्ली का। दिल्ली में संक्रमण बहुत तेजी से नीचे आया है और कंट्रोल इसको नियंत्रित हुआ है। वहां पे जो ठीक है, बहुत चिल पोर रही पूरी सरकारों के बीच में भी, 2 सरकारों के बीच में खींचातान रही, लेकिन उसका लाभ जो है आम आदमी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में अब रोजाना 500 से कम केसेस आ रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते से 500 से कम केसेस दिल्ली में आ रहे हैं। हालांकि मौतें जो है अभी थोड़ा
उतनी कंट्रोल नहीं हुई है, मौतें अभी भी थोड़ी ज़्यादा है वहाँ पे, और केसेस जो है वो कम आ गए हैं। यही वजह है कि दिल्ली में अब सोमवार से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है और ऑड इवन के आधार पर 50% जो बाजार हैं वो खुलेंगे। मतलब सोमवार को 50% बाजार खुलेंगे और मंगलवार को भी 50% खुलेंगे। 50 आज 50 कल, 50 आज 50 कल। इवन ऑड का फार्मूला जो पहले किसी जमाने में गाड़ियों के लिए लगता था वहां पे, जब सांसें लेना दूभर हो जाता था, तो अभी भी सांसों का ही मामला है। तो इसके लिए एक फॉर्मेट बनाया गया। इवन ऑड का मतलब ये होता है कि एक साइड का बाजार आज खुलेगा, एक साइड का कल खुलेगा। मेट्रो भी चल रही है, लेकिन बाजार अगर एक साइड का खुलता है तो भी, और आज ये बाजार खुलता है कल वो बाजार खुलता है, एरिया वाइज खुलता है, तब भी राहत लोगों को ही है, राहत लोगों की है जी। और ये जो है बड़ी राहत है। और पूरे देश में कल एक बड़ी खबर ये भी कि 34 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया गया। 34 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया गया पूरे देश में। और टेस्टिंग की अगर बात कर रहे हैं मेरे कुछ दर्शक, तो टेस्टिंग बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में कल रिकॉर्ड संख्या में 18,000 से ऊपर टेस्ट हुए। अभी तक 2 ही बार 18,000 टेस्ट हुए, एक कल और एक शुक्रवार को। तो शनिवार और शुक्रवार टेस्टिंग के लिहाज से रिकॉर्ड रहे। 18,000 टेस्ट जो है हिमाचल प्रदेश में हुआ है। और हिमाचल प्रदेश की भी अगर बात करें तो लगातार यहाँ भी कोविड का कहर जो कम होता जा रहा है। अब हमारे पास जो है सांस लेने की थोड़ी सी फुर्सत है। और कोविड का जो संक्रमण था उसमें हमको ऑक्सीजन मिली है। ये आंकड़ों से 13 मई को हम लोग 40,000 टच कर गए थे एक्टिव केसेस के मामले में, लेकिन इस समय हमारे पास 10,000 से नीचे हैं एक्टिव केसेस, 9494। और मुझे लगता नहीं कि अब ये 10,000 जाएंगे। खुदा ना करे कि कभी थर्ड वेव आई तो देखना होगा कि कहाँ जाता है संक्रमण। लेकिन हम लोगों को ये उद्यम करना ही होगा, हम लोगों के प्रयास करने होगा कि अगर थर्ड वेव आती भी है तब भी संक्रमण जो एक्टिव केसेस की संख्या वो 10,000 से ऊपर ना जाए। क्योंकि ये मई से भी अगर हमने सबक नहीं सीखा, अव्वल तो हमको जो है पिछले 1 साल में सबक सीख जाना चाहिए था, लेकिन मई से भी हमने सबक नहीं सीखा कि हम लोगों को भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। हम लोगों को जहां भी जाना है, अगर किसी फंक्शन में भी जाना है तो प्रॉपर प्रोटोकॉल में ही जाना है। तो अगर मई में भी अगर हमने ये सबक नहीं सीखा, 1644 बेशकीमती जाने गंवा कर, और 1.5 लाख जो है हमारा मई में ही पहुंच गया था आंकड़ा, तो 1 लाख के आसपास संक्रमण का आंकड़ा मई का है, 97,377 टू बी एग्जैक्ट। तो 1 लाख लोग पॉजिटिव आए, 1644 लोगों की मौत हुई, और कई लोग अभी भी मई के जो पॉजिटिव हैं अभी भी ठीक नहीं हुए हैं। तो इसके बावजूद अगर हम नहीं समझे तो फिर दिक्कत हमारे लिए ही है। तो ये जो है देश के आंकड़े थे। इसके अलावा अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में भी जो पॉजिटिविटी रेट है वो 6 गिर के आ गया। 6 गिर के आ गया। मैंने आपको बताया ना कि ये 26 चला गया था मई में 26 चला गया था, और ये फिर 15 मई के आसपास ये पीक पे था, और मई एंड होते होते जो है ये 16 पे आ गया था। लेकिन अभी जून के पहले हफ्ते में ये 6 पे आ गया। तो बड़ी तेजी से ये गिरा है, क्योंकि मौतों की दर भी हमारे यहाँ कम हुई है। पिछले कल हमारे यहाँ सिर्फ 17 मौतें हुई है। जून की बात करें हम, तो अभी तक 5 दिन में जो है 136 लोगों की मौत हुई है। तो ये जो है जो 55 का चल रहा था मई में, 55 का एवरेज चल रहा था, वो जून में देखिए 5 से नीचे आ गया मौतों का एवरेज भी, माफ कीजिएगा 30 से नीचे आ गया है। 55 का एवरेज जो था वो 30 से नीचे आ गया है, और 136 मौतें हुई हैं। तो अभी टू बी एग्जैक्ट ये जो है आंकड़े अभी और सुधरेंगे, लेकिन तभी सुधरेंगे जब आप लोग नियमों का पालन करेंगे। आपने अच्छे से जो है अपने 2-3 कर्फ्यू जो झेले आपने वो अच्छे से झेले आपने, खासतौर से 2 कर्फ्यू आपने अच्छे से झेले, और उसी की वजह है कि अभी केसों में सुधार हुआ है। हालांकि सरकार ने इस बार रिलैक्सेशन देने से अभी थोड़ा गुरेज किया है। कल से जो अगला फेज शुरू हो रहा है कर्फ्यू का, उसमें कोई नई रियायत नहीं दी गई। जो पुरानी रियायतें हैं उसी के आधार पर मामला चलता रहेगा, और 11 तारीख को कैबिनेट रखी गई है, तो उसमें शायद आपको कुछ और रिलैक्सेशन मिले। तब तक हम उम्मीद करते हैं कि अगले 10 दिन में जो केसेस हैं, एक्टिव केसेस हैं, वो 5,000 तक आ जाएंगे, तो फिर आपको बहुत सी रियायतें दी जा सकेंगी। अभी फिलहाल पुराने ही सिस्टम लागू हैं, उसमें कोई नया जो है बदलाव नहीं हुआ है। पिछले कल हालांकि एक संक्षिप्त सी बैठक हुई, पिछले कल सारी जो प्रेजेंटेशन थी वो नहीं हो पाई, क्योंकि दिन में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा जब नरेंद्र बरागटा जी, जिनका आज अंतिम संस्कार भी है, उनकी कल डेथ होगी, तो उसके चक्कर में कैबिनेट को पहले पोस्टपोन करना पड़ गया। लेकिन कुछ चीजें जरूरी थी कर्फ्यू के लिहाज से, इनको संवैधानिक रूप से करना जरूरी था। तो थोड़ी देर के लिए कैबिनेट की मीटिंग हुई, और उसमें ये फैसला लिया गया कि कर्फ्यू को फिलहाल जारी रखा जाए। और दूसरा जो बड़ा फैसला लेना था वो परीक्षाओं को लेकर लेना था, तो कैबिनेट ने उस पर मोहर लगा दी है कि +2 की जो परीक्षा हैं
वो बोर्ड की भी रद्द कर दी गई हैं। अब बच्चों को जो है प्रमोशन दी जाएगी, उसका आधार जो सीबीएसई तय करेगा उसी पे करेगा। 10th के जो आधार किए हैं वो सीबीएसई के ही तौर पर है, उसमें 9th का पेपर है, 10th के जो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और उसके अलावा प्री बोर्ड ये हैं। इसके अलावा प्रैक्टिकल, इंटरनल असेसमेंट और हिंदी का पेपर जो है उसको देखकर सारी 7 पॉइंट बनाए गए हैं वहां, उनके आधार पर जो है बच्चों को 10th वालों को प्रमोट किया जाएगा। अगर उसमें किसी को लगता है कि उसको कम नंबर मिले हैं और वो ज्यादा नंबर ले सकता है तो वो उसके लिए एग्जामिनेशन का ऑप्शन भी ओपन रहेगा। तो करीब करीब इसी तरह का कोई फार्मूला जो है प्लस 2 के लिए भी आएगा। एसओएस वाले भी जो है उनको भी रद्द कर दिया गया है, परीक्षा उनकी भी रद्द कर दी है, उनको भी उसी तरह से कुछ ना कुछ फॉर्मूला हमारे को बनाना होगा। तो ये है। दूसरा एक बड़ी खबर इस वक्त ये है कि अमरनाथ यात्रा इस साल भी नहीं होगी। पिछले साल भी इसको कोविड की वजह से टाल दिया गया था, इस साल भी अभी ये नहीं होगी। सिर्फ सांकेतिक रूप से जो छड़ी जाती है अमरनाथ के लिए और पहले दिन की पूजा अर्चना होती है और रहेगी, कुछ लोग वहां रहेंगे डेली पूजा अर्चना वाले, लेकिन आरती का सीधा प्रसारण सुबह शाम जो है आप अमरनाथ श्राइन बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर देख सकते हैं, और आम आदमी वहां नहीं जा पाएगा। और पहले ये बात चल रही थी कि हेलीकॉप्टर से ही जो है उसको अलाउ कर दिया जाए, लेकिन अभी उसमें देखने में आया कि हेलीकॉप्टर को भी अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि हेलीकॉप्टर को अलाउ करेंगे तो आम आदमी रह जाएगा इससे जो पैदल जाता है। हालांकि बहुत से लोगों का वहां रोजगार जुड़ा हुआ है और बहुत से लोगों की श्रद्धा भी है और दोनों चीजें हैं, लेकिन अभी समय इस तरह का नहीं है कि आप जो है बर्फानी बाबा के दर्शन कर पाए। अभी आपको ये वर्चुअली ही करने होंगे और वर्चुअली ये उपलब्ध रहेंगे जी। जब भी जिस दिन का उन्होंने अभी तय करना है कि किस दिन छड़ी जो है पहुंचेगी अमरनाथ, उस दिन से जो तो ये अमरनाथ यात्रा इस बार भी वर्चुअली होगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर थी। और दूसरा ये है कि अगले हफ्ते से मार्केट में रसीला सेब आना शुरू हो जाएगा। लोअर हाइट का सेब ऑलमोस्ट तैयार है, उसका तुड़ान 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा। बारिशों का दौर अगर 1-2 दिन में खत्म हो जाता है, आज और कल बारिश का भी अलर्ट है वहां पे। अब मानसून तो आ ही रहा है, बारिश का असर पड़ता है तुड़ान पे, लेकिन लोअर की जो अर्ली वैरायटीज हैं वो जो जून में आ जाती हैं वो मार्केट में जो है अगले हफ्ते आ जाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अभी किसानों को ये चिंता सता रही है कि उनकी फसल ऑलमोस्ट तैयार है लोअर बेल्ट में, जो 7,000 से 8,000 वाले, या इवन हमारे जैसे जो हमीरपुर में बैठे हैं, अगर किसी ने कमर्शियली उगाए हैं तो हमीरपुर, बिलासपुर में भी या बाकी जिलों में, कांगड़ा में भी, तो उनका एप्पल ऑलमोस्ट तैयार है। लोअर जो ये हमीरपुर, बिलासपुर वाले जो एरिया है, यहाँ इतना नहीं होता कि उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम विपणन की आती है। लेकिन कुल्लू की जो लोअर हाइट्स है, मंडी की लोअर हाइट्स है, शिमला की जो लोअर हाइट्स है, वहां पे ये प्रॉब्लम आती है। सोलन की लोअर हाइट्स में जहां सेब होता है वहां पे प्रॉब्लम आती है कि उसका जो मार्केटिंग है उसमें दिक्कत आती है। दिक्कत क्या है कि अभी भाड़ा तय नहीं हुआ है, ये अप्रैल में तय हो जाता था। अभी कार्टन के रेट्स तय नहीं हुए हैं, जो पैकिंग ट्रे हैं उसके रेट्स तय नहीं हुए हैं। अभी दिक्कत ये, जो 48 रुपए मिल रहा था कंपनी उसके 62 मांग रही है। सरकार को तय करना था, सरकार कोरोना में फंसी रही, सरकार का ध्यान नहीं गया यहाँ पे, जबकि जाना चाहिए था। ठीक है, कोविड से तो हमको लड़ना है, लेकिन ये मामला जो है इस तरह से फंसा हुआ है। तो बागवान परेशान है जी। और जो है बागवान परेशान है और इस परेशानी का हल जो है जल्दी करना चाहिए, क्योंकि अगर उनको महंगे दरों पर कार्टन मिलेगा तो फिर एक ट्रेंड सेट हो जाएगा, फिर जो बाकी जो है अपर हाइट के उनको भी हो जाएगा। तो सरकार को जो भी तय करना है, सरकार पहले तय करती थी, टेंडर मंगवाती थी कंपनियों से बकायदा, और उसके आधार पर तय किया जाता, सरकार के द्वारा रेट तय किया जाता कि हम लोग जो इस रेट पे ही कार्टन जो है उपलब्ध होगा इस प्रदेश में, इससे ज्यादा कोई नहीं ले पाएगा बागवानों से। लेकिन दिक्कत हो जाएगी अगर नहीं है तो फिर कंपनियां मनमाने रेट वसूल करेंगी, डिमांड एंड सप्लाई में गैप क्रिएट किया जाएगा और उस फिर मारामारी मचेगी। जिसकी फसल जो है पेड़ पे है और जिसको डर है कि ये फसल खराब हो जाएगी, ओवर राइप हो जाएगी, वो बेचारा क्या नहीं करेगा, वो मजबूरी में महंगा कार्टन खरीदेगा। महंगा कार्टन खरीदेगा तो पता लगे कि एंड ऑफ द ईयर में उसकी जो उत्पादन लागत है वो भी उसको नहीं मिल पाई है। किसान ऐसे ही लुटता है। खेत पे आड़ती आता है, हाँ तेरी गोभी 2 रुपए में बिकेगी, इसको 1.5 रुपए में बेच दे यार। फिर 1.5 रुपए में कहेंगे कि पल्लेदारों को पैसे तू दे, ले दे के उसको 1 रुपया मिलेगा गोभी का, और वही गोभी उसी बाजार में, उसी गांव के बाजार में 40 रुपए किलो बिकेगी। ये हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए जो है किसान भी परेशान है और जो किसान नहीं है वो भी परेशान है। सिर्फ बीच में जो चंद लोग हैं पैसा कमाने वाले, पैसा कूटने वाले, वो परेशान है। जिसके पास खेत नहीं है, जिसको बाजार से सब्जी खरीदनी है, वो परेशान है कि महंगी है। जिसके पास खेत है वो कह रहा है कि 1 रुपए किलो गोभी बिक रही है, 2 रुपए किलो गोभी बिक रही है, उसको फेंकने के नौबत आ गई है। लेकिन अगर 2 रुपए खेत से मिल रही है तो कितनी महंगी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, लेकिन वो 40 और 45 रुपए से कम नहीं बिक रही है। उसमें भी कहा जाता है कि लेनी तो लो, नहीं तो 3 घंटे का टाइम है कोरोना का। ये समस्या है। तो ये दिक्कत है जी। और एक बहस चल रही है जी कि किसी को बुखार नहीं हुआ, वो जो है
वो उसको पॉजिटिव निकाल कल इस पे बात करेंगे। लेसराम जी बात करते हैं, इस पे करते हैं। सोहन जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कि दलाली वाला जो मामला नहीं खराब, किसी भी चीज में दलाली जो है वही हमारी सबसे बड़ी परेशानी है। और एक जो आपके लिए बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक एजेंडा लगा अगली बैठक के लिए, तो संभवतः आपको जो खाद्य तेलों की जो रेट्स हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि उसमें इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो कम करने का प्रस्ताव है। 30 से 35% के आसपास पामोलिन पे लगती है, इसी के आसपास जो है 35 से 40% के आसपास जो है जो सरसों और दूसरे एडिबल ऑयल्स हैं उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, क्योंकि हमारा जो टोटल खपत है वो हम उसका पैदाइश जो हमारे पास है वो तिलहन की जो है, माफ कीजिए, तिलहन की ऑयल की जो प्रोडक्शन है हमारी वो 40% है। हमको 60% बाहर से मंगवाना पड़ता है। और बाहर की दिक्कत यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में थोड़े से रेट बढ़ गए हैं, तो उसको इस तरह से कम करने का एक प्रस्ताव है। अगर ये प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो आपको जो तेल 160 रुपए में अभी मिल रहा है वो थोड़ा कम हो जाएगा। जो पिछले साल 120 रुपए था, आज की जो 5 जून का रेट सामान्य सरसों के तेल का, इस साल जो 160 से 175 चल रहा है उसी ब्रांड का। तो ये जो गैप है इसको इस तरह से ब्रिज किया जा सकता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल अगर चाहे तो, प्रस्ताव गया है, एजेंडा है उसमें, अगली बैठक में ये हो सकता है फैसला हो। लेकिन अगर ये फैसला होता है तो आपको राहत मिलेगी इससे, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि मान लीजिए पूरे देश को 100 लीटर तेल चाहिए, तो हमारे यहाँ उत्पादन 40 का ही है, 60 हमको बाहर से ही लाना पड़ता है। इसलिए ये देखना होगा। लेकिन सरकार के पास एक ही नुस्खा है इसको कम करने का, इंपोर्ट ड्यूटी कम करने का जी, ये है जी। और लेसराम जी बिल्कुल बात करेंगे इसमें जी। तो ये इसमें जो है मामला है। तो ये अलग अलग खबरें थी। नरेंद्र बरागटा जी का आज अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में किया जा रहा है जी, और हमारी फिर से संवेदना है शोकाकुल परिवार के प्रति। उनके आत्मा को ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे, ये हम चाहते हैं। और ये एक बड़ा सेटबैक है बीजेपी के लिए भी, कोटखाई के लोगों के लिए भी। और उनका नुमाइंदा जो है इस तरह से बीमारी का शिकार होकर चला गया। तो फिलहाल ये खबरें हैं जी। एक खबर और है कि जो लोग नौकरी की राह देख रहे हैं उनके लिए जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, कांगड़ा नहीं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में 149 पदों पर जूनियर क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट की भर्ती निकली है। आप उनकी वेबसाइट देख सकते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश की। उस पर इसके पूरे जो है वो आवेदन इस पे पड़े हुए हैं, और 149 पद जो है वो भरे जाएंगे। अभी जो है 2 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं, तो समय है, आप समय से इसको जांच लीजिए, अच्छी बात है। और अगर नौकरी मिल जाए किसी को, तो ये फिलहाल इस वक्त की खबरें थी। अभी लेसराम जी और उनके बीच में कोई चर्चा हो रही थी टेस्ट को लेकर। मैं जो मोटा पढ़ पाया हूँ वो ये पढ़ पाया हूँ कि रिफाइंड पामोलिन पे भी, सभी पे, पूजा सिंह, ये हमारा 30% मिनिमम जो है हम लोग उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं, हम 30% लगाते हैं। अगर उसको कम कर देंगे तो ऑब्वियसली वो कम हो जाएगा। अगर 10% भी कम करेंगे तो आप देखिए कितना फर्क पड़ जाता है। 100 रुपए में आता है, 10 रुपए कम करेंगे 90 का हो जाएगा, तो 10 रुपए की राहत भी मिल जाएगी। 160 में 150 का हो जाएगा, तो आप थोड़ा देख लेंगे कि यार 130-35 चल रहा था, कोई बात नहीं, 145-50 के आसपास मिल रहा है, तो इसका फर्क पड़ता है जी। ये जी, तो ये दिक्कत है जी। और मनीष कुमार जी बिल्कुल यूथ की आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अपसेट हैं। और सभी को जो है यूथ का सोचना चाहिए। हम यही कह रहे हैं कि देखिए, तभी हमने बहुत पहले भी कहा था, जब कोविड का पहला दौर आया था, तब हमने कहा था कि आप वापस जिनको ला रहे इंडस्ट्री शुरू करने को, तो उससे पहले आप उन लोगों को पूछिए जो लोग बॉम्बे से अपनी नौकरी छोड़ के आए, जो दिल्ली से अपनी नौकरी छोड़ के आए, जो बाहर से अपनी नौकरी छोड़ के हिमाचल आए, उन लोगों को बद्दी बोटी वाला में एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए। लेकिन दिक्कत उसमें क्या रही? दिक्कत उसमें ये रही कि जो लोग बाहर से आए थे उन लोगों ने भी ढंग से अप्लाई नहीं किया। सरकार ने एडवर्टाइज किया था, एक पोर्टल बनाया था, लेकिन उस पोर्टल पर महज 5 या 6 हजार लोगों ने जो है नौकरी मांगी, और जब उनको बुलाया गया तो उसमें से महज 300-400 लोग जो है नौकरी के लिए पहुंचे। तो ये भी दिक्कत है उसमें। तो ये होगा जी, देखिए, इस चीज को समझना होगा। सभी लोग जो है डीसी नहीं लग सकते, और सभी लोगों को मजदूरी भी नहीं करवाई जा सकती। जिसको जो सूट करता है वक्त के हिसाब से, फिलहाल उसको वो कर लेना चाहिए। देखिए, घर में बैठे रहने से आपको कई चीजें आ जाएंगी, नकारात्मक जो नेगेटिविटी आएगी। सबसे पहले तो अभी इस समय जो है एक ही चीज की नेगेटिविटी की जरूरत है, वो है कोविड के मामले में। कोविड नेगेटिव होना जरूरी है। बाकी मामलों में जो है हमको पॉजिटिविटी रखनी होगी। अगर आप अकेले घर में बैठे रहेंगे रोजगार की तलाश में कि नहीं यार मुझे तो 50,000 की नौकरी चाहिए, मैं 20 की नहीं करूंगा, तो इससे क्या होगा कि आप धीरे धीरे, जब तक नहीं मिलेगी तब तक आप अवसाद का शिकार हो जाएंगे। आपकी मेंटल टेंशन, आपकी हेल्थ के ऊपर बड़ा प्रभाव है। तो फिलहाल क्या है कि 50 नहीं चाहिए, अगर 20 की मिल रही है तो फिलहाल आप उसको करिए।
उससे क्या होगा कि अपना खर्चा तो चल रहा है आपका, अदरवाइज क्या होगा कि अपना खर्चा भी नहीं आ रहा है, वो भी जेब से जा रहा है, और जो आपकी जो बचत है वो भी प्रभावित होगी। तो थोड़ा सा इसको थोड़ा एडजस्ट करिए, क्योंकि ये संकट का समय है ऐसी स्थिति में। अब लेसराम जी की बात, ये मैं जो समझ रहा था वो ये था कि जो है रवि धीमान जी कह रहे हैं कि फीस ज्यादा है कोऑपरेटिव बैंक की। चलिए इसको इस मुद्दा भी आपकी वजह से आ गया सामने। हम कोशिश करते हैं कि बेरोजगारी में जो फीस माफ होनी चाहिए, हमारी ये मांग है यहाँ से कि अभी दौर जो है कोविड का, इस दौर में जो है फीस माफ होनी चाहिए जी। तो ये जी बिल्कुल भूपिंदर पाल जी, मस्टर्ड की जो है प्रोडक्शन जो है मस्टर्ड ऑयल की हमारे यहाँ कम होती है। ओवरऑल जो हमारे एडिबल ऑयल्स हैं भूपिंदर जी, उसका हम सिर्फ, हमारी जो डिमांड है उसका सिर्फ 40% हम प्रोड्यूस कर पाते हैं जी। ओवरऑल चाहे वो पाम ऑयल है, चाहे पाम ऑयल है, चाहे दूसरा जो मस्टर्ड ऑयल है, चाहे जो है रेपसीड है, चाहे हमारा मूंगफली का जो तेल है वो है, हम लोग जो है ओवरऑल जो हमारी डिमांड है, मैंने आपको सिंपल सा उदाहरण दिया कि मान लीजिए एक साल में इस देश में 100 लीटर तेल लगता है, तो हम लोग सिर्फ 40 लीटर ही उत्पादन करते हैं, 60 हमको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। इस चीज को आप समझिए जी, ये है जी। और दूसरी बात जो लेसराम जी कह रहे रहेगी कि जो भी जाता है हल्की सर्दी खांसी जुकाम वाला, उसको जो है पॉजिटिव बता दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए दो चीजों को समझिए। आपने ये भी कहा कि उसको कुछ नहीं है, लक्षण नहीं है, 5 दिन हो गए कुछ नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखिए ये जो वायरस है ये ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 80 to 90% लोगों में ही पहुंच चुका है। ये आपके भीतर भी हो सकता है, ये मेरे भीतर भी हो सकता है, ये किसी और के भीतर भी हो सकता है। लेकिन जिन लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग है, जो लोग हिस्ट पुष्ट हैं, जो लोग जिनका जो है फिजिक अच्छी है और जिनकी फिजिकल हेल्थ अच्छी है, और उन लोगों को हो सकता है ये प्रभाव ना डाले। तभी तो इसमें श्रेणी है ना कि असिम्टोमेटिक जिसमें सिम्टम नहीं है, दूसरी सिम्टोमेटिक जिसमें सिम्टम है, तीसरी जो है सीरियस। अब दिक्कत क्या है, एक आदमी के भीतर ही वायरस छुप के बैठा हुआ है, ये इंतजार करता है कि आपकी इम्यूनिटी कम होगी तब आप पे वार करूंगा, लेकिन आपकी इम्यूनिटी कम नहीं हो रही है तो आपका कुछ नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा कि कुछ दिनों बाद ऑटोमेटिकली भूखा मर जाएगा, इसको फीड नहीं मिलेगी ना आपकी इम्यूनिटी कम होने से। तो ऐसे लोगों के भीतर जब छुप के वायरस बैठा होता है लेकिन उनको कोई सिम्टम नहीं आ पा रहा होता, क्योंकि वो वायरस उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है, ऐसे लोगों का जब टेस्ट हो जाता है, खासतौर से RT-PCR टेस्ट, तो वो जो है उसको डिटेक्ट कर लेता है। रैट में डिटेक्ट नहीं होगा, लेकिन RT-PCR में डिटेक्ट हो जाएगा अगर कि आपके भीतर संक्रमण बैठा है। CT एक शब्द है, साइकोलिक थ्रस्ट, उससे इसको जांचा जाता है। जिनका 40 से नीचे है CT, उनको पॉजिटिव माना जाता है कायदे से। लेकिन एक्चुअल में जो पॉजिटिव है, जिसको सिम्टोमेटिक पॉजिटिव बनते हैं, वो 25 से आता है। तो 25 से 40, ये 15 का CT जो है, साइकोलिक थ्रस्ट जो है, इसमें वो लोग हैं जिनमें सिम्टम नहीं है। वो सोचते हैं कि हमको तो कुछ भी नहीं है और हमको क्यों बता दिए कोरोना, लेकिन उनमें हो सकता है कि वायरस मौजूद हो, वो एक कैरियर का रूप में बैठा हो, उनकी वजह से किसी और को हो जाए। तो ऐसी स्थिति में जब इस तरह के आदमी किसी वजह से हॉस्पिटल जाता है या टेस्टिंग में जाता है तो उसको पॉजिटिव आ जाता है। लेकिन उसमें साथ में ये भी लिखा होता है कि असिम्टोमेटिक है। और ख्याल रखिए, जो असिम्टोमेटिक है, जिसको सिम्टम नहीं है, उसको जरूरी नहीं है कि 10 दिन में पॉजिटिव आने के बाद भी 10 दिन में कुछ हो। लेकिन अगर उसको कुछ होता है तो उसकी पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसको समय से चिन्हित कर लिया गया। प्रॉब्लम कहां आएगी कि कोई असिम्टोमेटिक है और बैठा हुआ कि मुझको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हल्का सा जुकाम, हल्की छींक छूक आ जाती है सुबह शाम और कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या होता है कि 5-6 दिन बाद कहीं खुदा ना खास्ता उसी जुकाम की वजह से आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी डाउन होती है, फिर वो आप पे स्ट्राइक करता है। फिर 6ठे और 7वें दिन जब आपको लगता है कि नहीं यार 1-2 दिन और देखते हैं कि यार नहीं मामला बिगड़े, तब जाते हैं, तब जाके फिर पॉजिटिव आते हैं। लेकिन तब तक वायरस अपना काम जो है वो शुरू कर चुका होता है, वो आपके ऊपर संक्रमण करना शुरू कर चुका होता है। तो इस चीज को इस तरह से देखिए इसको। ये नहीं है डॉक्टर्स को मुझे बताइए कि क्या लाभ है, डॉक्टरों के क्या लाभ है। बड़ी बड़ी भ्रांतियां फैल रही कि जी डॉक्टर को जो है किसी को पॉजिटिव निकालने के पैसे मिलते हैं, ये मिलते हैं। कुछ नहीं मिलता जनाब, कुछ नहीं मिलता। डॉक्टर तो पैसे ही पागल हुए पड़े हैं बेचारे, परेशान है, ना घर वालों से मिल पा रहे हैं, कुछ पा रहे हैं, ड्यूटी दे के परेशान है। सरकार का भी नुकसान है इसमें। अगर रैपिड किट पे आपका टेस्ट होता है तो कम से कम सरकार को 500 से 800 रुपए का चूना लगता है। वो किसी सरकार के खाते से जा रहा है, राज्य की नहीं जा रहा तो केंद्र के जा रहा है। एक रैपिड किट पे 500 से 700 रुपए का खर्चा आता है। RT-PCR टेस्ट करना है तो 2 से 2,500 के बीच में खर्च आता है। इसलिए सरकार का तो नुकसान है इसमें। लेकिन फिर क्या है कि ये नुकसान इसलिए झेला जा रहा है ताकि कोई बड़ा नुकसान ना हो, आपकी जान का नुकसान ना हो जाए। संक्रमण ज्यादा फैल गया तो बहुत से लोगों की जान का नुकसान ना हो जाए, इसलिए है जी। तो इसको थोड़ा इस तरह से समझिए। आलोचना करना आसान है, लेकिन चीजों को समझ के अगर हम उस पर कोई तर्क कर रहे हैं तो अलग है। तर्क करना अलग चीज है, आलोचना निंदा करना अलग चीज है। आलोचना और निंदा में भी फर्क है।
आलोचना और निंदा। आलोचना अगर रचनात्मक है, तार्किक है, तो उसको सुना जाना चाहिए। तो ये है जी। और नहीं, देखिए रवि धीमान, हमने आपकी बात सुन ली है। हम ये मांग करते हैं कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की जो फीस है, जो अप्लाई करने की फीस है, उसको माफ किया जाना चाहिए। सभी को माफ कर देना चाहिए। जनरल, रिजर्व, जो भी कैटेगरी, सबको माफ करना चाहिए जी। बिल्कुल आएगी अंकित पंडित जी। क्यों आएगी? क्योंकि ठीक होने के बाद, क्योंकि वो संक्रमण रह जाता है कहीं ना कहीं। अभी क्या है कि किसी को नेगेटिव इसलिए नहीं हम घोषित करते कि उसकी रिपोर्ट आ गई है। अभी हम वही बात आ गई जो मैंने खर्चे की बात करी ना, कि टेस्ट तो करवा रहे हैं, लेकिन जो दूसरा टेस्ट कायदे से होना चाहिए ये चेक करने के लिए कि आदमी नेगेटिव हुआ या नहीं, वो नहीं हो रहा है। वो नहीं हो रहा है। और माना जाता है कि 10 दिन रह गया तो एक सामान्य हमारी जो है शोध है कि 10 दिन के बाद उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन उसको हल्की फुल्की दिक्कत रह सकती है। और वैसे भी ख्याल रखिए, अगर जो है जिस आदमी को खुदा ना खास्ता कोविड हो गया, उसको हेल्थ की प्रॉब्लम लंबे समय तक रहती है। इसलिए चीजों को बहुत ढंग से संभालना होगा। थैंक यू वेरी मच जी।